सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। छोटा सा काम था मुझे और मैंने सोचा बाइसिकल लेके चले जाती हूँ, कौन इस गर्मी में बस का इंतज़ार करे। लेकिन डीसी की ट्रैफिक भी ना लेट करा ही दिया, बट नो प्रॉब्लम। सलाम एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा जमान। आज का हमारा शो है बाइसिकल्स और मोटर बाइक्स चलाने के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या ख़ास बात है, तो जनाब मर्दों के लिए ना सही, बेशतर ख़वातीन के लिए इन्हें चलाना ख़ास बात ही है। जी हाँ, आज के शो में मैं आपको मिलवाऊंगी ऐसी ख़वातीन से जो बाइसिकल्स और हेवी बाइक्स पर दूर दूर तक का सफ़र कर रही हैं, और आप खुद ये देख लेंगे कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन के लिए इन्हें चलाने का मकसद और मानी बाज़ औक़ात कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। आज सबसे पहले मिलेंगे हेवी बाइक चलाने वाली कुछ ख़वातीन से जिनके लिए ये शौक तफरीह से बढ़कर है। फिर बाइसिकल ना होती तो न जाने अमरीकी ख़वातीन आज माशरे में किस मकाम पर होती। और मुलाकात दो पाकिस्तानी लड़कियों से जो साइकिलों पर निकली एक अहम पैगाम लेकर। बाइसिकल तो मैं काफ़ी आसानी से चला लेती हूँ, लेकिन मोटर बाइक उस पर तो बैठने का सोच के मुझे काफ़ी डर लगता है। बचपन में 2-3 मरतबा से ज़्यादा नहीं बैठी मैं मोटर बाइक पे। खैर, अब मुझे वाशिंगटन डीसी में हेवी बाइक चलाने वालों का एक ऐसा ग्रुप मिला है जिसके साथ मुझे लगता है एक दिन शायद मैं भी हेलमेट पहन के निकल पड़ूं। हफ्ते की सुबह बारिश में एक मसरूफ हाईवे पर मोटर बाइक लेकर कौन निकलना चाहेगा? वही जिसका दिल इंजन की घन गरज के साथ धड़कता है। ये है वुमेन इन द विंड, ख़वातीन मोटरसाइकिल सवार। मोटरसाइकिल चलाते हुए मुझे बिल्कुल वैसा महसूस होता है जैसे झूले पर सबसे आगे बैठे बच्चे को होता है। मोटर बाइक चलाते हुए मैं आज़ाद महसूस करती हूँ, तमाम परेशानियाँ कहीं दूर चली जाती हैं। वुमेन इन द विंड एक ऐसा ग्रुप है जो मोटर बाइक चलाने की शौकीन ख़वातीन को एक दूसरे से मिलाता है। इसका आगाज 1979 में हुआ। आज अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में इसकी 14,000 मेंबर्स हैं। वाशिंगटन डीसी और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाली इसकी मेंबर्स डायमंड रोजेस चैप्टर की रुकन हैं और हर एक की अपनी कहानी है। बच्चों और घर के कामों के अलावा मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती थी। इस तरह मुझे घर से निकलने का और अपने तौर पर कुछ करने का मौका मिला है। मुझे मेरे शौहर ने मोटर बाइक चलाना सिखाई। ये ऐसी तफरीह है जो हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। मैं 26 साल से फौज में हूँ। मैं मोटरसाइकिल इसलिए चलाती हूँ क्योंकि ये कम पेट्रोल खाती है। मैं 64 साल की दादी अम्मा हूँ, दफ्तर में काम करती हूँ। मैं कुछ मुनफरिद करना चाहती थी तो मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली। मेरा कद छोटा है, लोग मुझे कहते थे कि तुम मोटर बाइक नहीं चला सकोगी क्योंकि तुम्हारे साइज की मोटर बाइक मिलेगी ही नहीं। मैं ये दिखाना चाहती थी कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अमेरिका में ख़वातीन का हेवी बाइक चलाना शायद उतना हैरान कुन नहीं जितना किसी भी शख्स का एक मोटरसाइकिल ग्रुप का रुकन होना है। जब मैंने लोगों को बताया कि मैं मोटरसाइकिल चलाने वाली हूँ तो मुझे मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला। मसलन नहीं, ये ना करो, सोच लो तुम किन लोगों से मिलोगी, इस बारे में जरा एहतियात करना। दोस्तों को बताकर उनसे मिलने जाना, क्योंकि क्या पता कि मोटरसाइकिल चलाने वाले क्या कर दें। इस रद्द-ए-अमल की बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में कुछ मोटरसाइकिल क्लब्स जराइम पेशा गैंग्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और आम लोग ज्यादातर उन्हीं के बारे में जानते हैं। लेकिन मुल्क भर में मर्दों और औरतों के ऐसे कई ग्रुप्स हैं जिनका मकसद सिर्फ मोटरसाइकिल सवारी का शौक पूरा करना है। विमेन इन द विंड न सिर्फ उसी तरह के अमन पसंद ग्रुपों में से एक है, बल्कि इनके डायमंड रोजेस चैप्टर की ख़वातीन जब भी मिलकर सफर पर निकलती हैं तो उनके सामने एक अच्छा मकसद भी होता है। अक्सर हम किसी को खराज तहसीन पेश करने निकलते हैं। हम मरहूम फौजियों की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं। हम चैरिटी के काम भी करते हैं। आज भी ये बाइक सवार वाशिंगटन के करीब ख़वातीन फौजियों की यादगार पर मुल्क भर से आने वाले साबिक फौजियों को खुशामदीद कहने जा रही हैं। इस ग्रुप का हिस्सा बनने की अच्छी बात यह भी है कि हम ऐसी ख़वातीन को भी शामिल करते हैं जो मोटर बाइक चलाने से डरती हैं। उन्हें ख़वातीन के ग्रुप का हिस्सा बनकर हिम्मत मिलती है। हम उनके साथ सब्र से चलते हैं, मोटरसाइकिल मुंतखब करने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें ये चलाना भी सिखाते हैं। मोटर बाइक चलानी सीखना चाहे बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन ग्रुप के साथ मोटर बाइक चलाना तन्हा चलाने से काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस सूरत में सिर्फ अपनी नहीं पूरे काफिले की हिफाजत का ख्याल रखना होता है।
और ये जिम्मेदारी होती है सबसे आगे चलाने वाली खातून की, जो रोड कैप्टन कहलाती है। ये जरूरी है कि आप हाईवे पर सही लेन मुंतखब करें ताकि सामने से आने वाली ट्रैफिक के रास्ते में न आए और सड़क पर पड़ी किसी शय से भी ना टकराएं। आखिरी मोटरसाइकिल सवार टेल गनर या स्वीप कहलाती है। ये जरूरी है कि वो मेरा इशारा देख ले ताकि लेन बदलना शुरू करे, ताकि फिर हम सब लेन बदलें। सड़क पर इतना कुछ हो रहा होता है और मेरा काम है खवातीन को महफूज रखना। बहुत सी डायमंड रोजेस मर्दों के साथ भी मोटर बाइक चलाती हैं, लेकिन तकरीबन सभी का ये कहना है कि खवातीन के साथ मोटर बाइक चलाकर उन्हें मजा ही नहीं कुछ और भी मिलता है। The camaraderie, the sisterhood. दोस्ती। आप हमारी कन्वेंशन पर आएं जहाँ 300-400 खवातीन होती हैं, तो आपको एकदम 300-400 बेहतरीन दोस्त मिल जाते हैं। Best friends. दूसरी मोटरसाइकिल सवार खवातीन के साथ दोस्ती से मेरी खुशी में इजाफा हुआ है। Riding with a group of women who also ride. खवातीन के मोटर बाइक ग्रुप का हिस्सा बनकर ऐसा लगता है जैसे आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको समझते हैं। ज्यादातर मर्द मोटरसाइकिल खेल या एडवेंचर के तौर पर अपनी अना की तस्कीन के लिए चलाते हैं, लेकिन खवातीन के साथ ये काम करते हुए पुरसुकून और महफूज महसूस होता है। यहाँ कोई अना नहीं। मोटर बाइक तो बस एक मशीन है, इसे फर्क नहीं पड़ता कि चलाने वाला मर्द है या औरत, मगर ये बात तो माननी पड़ेगी कि ऐसी जोरदार और भारी मशीन को लेकर इतने खूबसूरत जज्बात पैदा करना सिर्फ औरत का ही काम है। मैंने कहा था ना, आज हमारी बाइक राइडर से मिलके आप भी ये देख लेंगे कि एक ही सवारी मर्दों के मुकाबले में खवातीन के लिए कितना मुख्तलिफ एक्सपीरियंस पेश करती है। तो अब यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप यहीं बैठे रहिए। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी दो पाकिस्तानी लड़कियों से जो बाइसिकल पर निकली अमन का पैगाम लेकर। वेलकम बैक। आमतौर पर साइकिलें बस एक से दूसरी जगह पहुंचने का आसान और सस्ता जरिया समझी जाती हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब इन्हें अमेरिका में खवातीन की आज़ादी की एक अलामत समझा जाता था। इस मुल्क में खवातीन के हुकूक की जद्दोजहद और साइकिल के दरमियान ताल्लुक की दिलचस्प कहानी को स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री ने बहुत ही मुनफरद अंदाज से पेश किया है। आप भी देखिए। मेरा नाम लुइस है, ये सिल्विया है। ये 1898 की जेनट्रॉन फ्यूल कंपनी रिलायंस मॉडल डी है। शायद अगले मॉडल ई में ब्रेक्स हों। तारीख की मुतरज्जिम जूली गार्नर 1890 के अवाखिर के एक अफसानी किरदार व्हील वोमन के बहरूप में है। ये एक आम खातून है। वो एक बीवी और 2 बच्चों की माँ है। वो पहली मर्तबा खुद अकेले एडवेंचर पर निकली है। ये उसके लिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि वो पहले कभी अकेले बाहर नहीं निकली। गार्डनर का बाइसिकल पर म्यूजियम के इर्द गिर्द का चक्कर हिस्ट्री अलाइव प्रोग्राम का हिस्सा है। वो और उनके साथी तारीख के अफसानी या हकीकी किरदारों के रूप धार कर अमरीकी तारीख को सयाहों के लिए जिंदा करते हैं। न सिर्फ हमारे पास मुरतब की हुई मालूमात हैं जिनकी रोशनी में हम सयाहों की मदद करते हैं, बल्कि इस मौजू पर उनके बहुत से सवालात का जवाब भी देते हैं। लिहाजा इस प्रोग्राम का मौजू 1890 में बाइसिकल के रुझान में इजाफा और ये है कि किस तरह उसकी मदद से खवातीन की आज़ादी की तहरीक परवान चढ़ी। नुमाइश के मुंतजिम रॉजर वाइट का कहना है कि बाइसिकल अमेरिका में 1860 की दहाई के आखिर में मुतारिफ की गई। इसके बाद बहुत बार इसका डिजाइन तब्दील किया गया और फिर भी ये सिर्फ मर्दों के लिए थी। 1890 की दहाई में फ्रेम के डिजाइन में तब्दीली के बाद खवातीन के लिए इसे चलाना मुमकिन हुआ। ये लेडी बाइसिकल है। इसका फ्रेम नीचे है। खवातीन स्कर्ट पहनकर सलीके से इस पर बैठ सकती हैं। चेन पर स्कर्ट गार्ड्स भी हैं ताकि जब मैं साइकिल चलाऊं तो स्कर्ट इसमें फंस ना सके। बाइसिकल के जुनून से ज्यादा माकूल लिबास की मुहिम भी शुरू हुई, जिससे खवातीन को शमीज और दीगर भारी भरकम लिबास से छुटकारा मिल गया। ढीली ट्राउजर्स फैशन में आईं, जिन्हें ब्लूमर्स कहा जाता था। जब ऐसा हुआ तो इससे खवातीन को जाती आज़ादी मिली कि वो बाहर निकलें। वो तफरीह के लिए अकेली या दोस्तों के साथ बाहर जा सकती हैं। इनमें से कुछ खवातीन बाइसिकल क्लब भी शुरू कर सकती हैं। बाइसिकल के तारीखदानों का कहना है कि खवातीन की आज़ादी की तहरीक में 2 पहियों की इस सवारी के असर की अहमियत को मामूली नहीं समझना चाहिए। 19वीं सदी में खवातीन के हुकूक की तहरीक में अहम किरदार अदा करने वाली सूजन बी एंथनी ने बाइसिकल को फ्रीडम मशीन करार दिया।
کیا آپ خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دلانے کی تحریک کی کارکن ہیں؟ بہت خوب. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ چونکہ اب میرے پاس فریڈم مشین کی وجہ سے وقت بچ جاتا ہے، میں آپ کے سماجی مقصد میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں یا ٹیمپرنس تحریک میں شامل ہو سکتی ہوں. آپ کے خیال میں میرے وقت کا بہتر استعمال کہاں ہو سکتا ہے؟ ویل وومن کے پاس کچھ ضروری سامان بھی ہے جو اس دور میں سائیکل چلانے والوں میں مقبول تھے، اور یہ بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنے. اوہ، میری ٹوکری میں کیا ہے؟ یہ میں نے اپنی ہمسائی مارجی سے ادھار لیا ہے. لوگ باہر جا کر اپنے ایڈونچر کو یادگار بنانا چاہتے ہیں. مارجی کے کیمرے میں 2 لینزز ہیں، 2 انسانی آنکھوں کی طرح. میوزیم کے حکام امید کرتے ہیں کہ ہسٹری الائیو پروگرام میوزیم کے تجربے اور تاریخ کو مزید دلچسپ بنائیں گے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی خواتین سائیکلیں چلاتی نظر آتی تھیں. پھر معاشرے میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ یہ رجحان ختم ہو گیا. لیکن اب کچھ لڑکیاں موٹر سائیکل اور سائیکلوں پہ نہ صرف تنہا دور دور تک کا سفر کر کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں، بلکہ پاکستان کا ایک ایسا چہرہ بھی دنیا کو دکھا رہی ہیں جو عام طور پہ خبروں میں نظر نہیں آتا. تو چل کر ملتے ہیں ایسی ہی 2 لڑکیوں سے جنہوں نے اسلام آباد سے خنجراب تک کا سفر کیا اپنی سائیکلوں پر. پاکستان کی 2 نوجوان خواتین گل افشاں اور سمر خان نے دنیا کے سامنے اپنے ملک کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ یہاں نہ صرف خواتین بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ اب پاکستان امن کی راہ پر گامزن ہے. گل افشاں ایک نجی ادارے میں ملازمت کرتی ہیں، لیکن کھیلوں میں ان کی خاص دلچسپی رہی ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے پاکستان اور چین کے سرحدی علاقے خنجراب تک سائیکل کے ذریعے ان کے سفر کا مقصد بھی کچھ انوکھا کرنے کا شوق تھا. اصل میں ہم لوگ بہت ساری اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پہلے رہ چکے ہیں. پیرا گلائڈنگ، پیرا سیلنگ، وال، راک کلائمبنگ ہم کرتے رہے ہیں. سائیکلنگ ہم پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں دونوں مل کے. تو سائیکلنگ ہم لوگوں نے چھوٹے موٹے ٹورز کیے تھے، پر ہم کچھ بڑا کرنا چاہ رہے تھے جس سے ہم پاکستان کا ایک پازیٹیو امپیکٹ اراؤنڈ دا گلوب ہم دکھا سکیں کہ پاکستانی خواتین میں کتنا پوٹینشیل ہے اور یہاں کی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. تو اس ایم کو ہم لے کے ہم لوگ ایک بڑے ٹور پہ نکلے تھے جو آج تک کبھی کسی پاکستانی خواتین نے نہیں کیا تھا. اصل میں ہم نے اس راستے کا اس لیے انتخاب کیا تھا کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے خوبصورت جگہ مانی جاتی ہے. ہنزا، گلگت، سست، یہ سارا جو علاقہ ہے یہ لٹریسی ریٹ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اور ادھر کی خوبصورتی کی وجہ سے. دوسرا، یہ سب سے ٹفسٹ رائڈ سمجھی جاتی ہے پاکستان کے اندر کیونکہ یہ جس ہائٹ پہ وہاں پہ بندے سلنڈر لے کے جاتے ہیں سانس لینے کے لیے. تو ہم لوگوں نے اس وجہ سے وہ سب سے ٹفسٹ ٹریک چوز کیا تھا جو پاکستان کے اندر تھا تاکہ ہم ایک ہی دفعہ کچھ پروف کر کے دکھائیں. خیبر پختونخوا کے پہاڑی ضلع لوور دیر سے تعلق رکھنے والی سمر خان کہتی ہیں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سفر کیا اس میں انہیں بظاہر کامیابی ملی. ویسے تو ہم چھوٹے موٹے ٹورز کرتے رہتے لیکن ایک ہم سپورٹس کال کو اور ایک 2 پرپس کو لے کے ہم آگے آنا چاہ رہے تھے. ایک تو فیمیلز کی پارٹیسپیشن ہم چاہتے تھے سپورٹس میں زیادہ اور ان کی انسیکیورٹیز اور ڈاؤٹس دور ہوں. اور دوسرا، انٹرنیشنلی جو ایک امیج بنا ہوا ہے کہ پاکستانی فیمیلز کو وہ انکیج ہے، انہیں کچھ نہیں کرنے دیا جاتا، وہ ایجوکیشن کھل کے نہیں کر سکتی، اسپورٹس میں نہیں آ سکتی. تو یہ ایک فیکٹر میں ختم کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری پاکستانی فیمیلز کو پوری آزادی ہے. پاکستان از دا لینڈ آف اپرچونیٹیز. گل افشاں اور سمر خان نے بتایا کہ دشوار گزار راستے کے پیش نظر انہوں نے سائیکل کی معمولی مرمت کا کام بھی سیکھا تھا، لیکن ان کے بقول سفر کے دوران انہیں کوئی بڑی مشکل پیش نہیں آئی. سمر خان کہتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کی مدد اور اعتماد کے بغیر ان کے لیے یہ سفر ممکن نہیں تھا. آئیڈیا ہمارا اپنا تھا لیکن وداؤٹ سپورٹ فیمیلز اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتی اگر گھر سے سپورٹ نہ ہو اوبیسلی. تو ہماری مدرس کو، ہمارے بہن بھائی کو جب ہم نے کافی اس کی ڈیٹیل بتائی کہ یہ راستہ سیف ہے اور سیکیورٹی کے بھی ہمیں کوئی مسائل نہیں ہوں گے، ویدر اور ایلیویشن سب کچھ ہم نے اسٹڈی کیا ہوا تھا، تو یہ سارا کچھ ہمیں اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کرنا پڑا تاکہ وہ تسلی رہے انہیں. اور پھر ان کی اجازت تھی تو پھر ہم اسلام آباد سے ہی نکلے تھے. ہم نے کیونکہ پورا ڈے پلان ہوتا تھا ہمارا، اسنیک سے ریلیٹڈ، ہمارا کلومیٹر سے ریلیٹڈ، ہم نے نائٹ اسٹے کہاں کرنا ہے، پر ڈے کتنے کلومیٹرز کرنے ہیں ایوریج، تو ہمارا اتنا ڈسٹینس کور ہوگا. تو اس لیے ہم نے اپنے ٹینٹس، سلیپنگ میٹریسز، کیمپس، کھانا پینا، ہمارے کپڑے، وہ سب کچھ ہم کیری کرتے تھے. تو پر پرسن تقریباً 14 to 15 kg ہمارے پاس لگیج بھی تھا سائیکلس پہ. گل افشاں، آپ نے یہ کہا تو صحیح کہ آپ ایک ایسے منفرد راستے کا انتخاب کرنا چاہتی تھیں، لیکن عموماً رائے یہی ہے کہ شاید یہ دشوار گزار علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاید یہ راستہ غیر محفوظ بھی ہے.
تو किसी ने रोका तो नहीं आपको? लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे अंकल्स ने, सारों ने हमें डराया बहुत था कि वहाँ पे तो बहुत वो डेंजरस रास्ता है। तो हमने कहा डेंजरस है तो हम ज़रूर जाएंगे। हम दोनों ने बाकायदा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी की हुई थी, 2 महीने लगाए थे हमने, और हम देखना चाहते थे कितना डेंजरस है। लेकिन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं था। रोड कंडीशन बहुत अच्छी थी क्योंकि वो चाइना ने अभी रिसेंटली वो रोड बनाई है, ये चिलास तक। उसके आगे काफ़ी रफ रोड थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। समर खान के बकौल उनकी इस कोशिश से कई ऐसी लड़कियों की हौसला अफजाई हुई जो इस तरह की मुहिम्मात में दिलचस्पी रखती हैं। बहुत ज़्यादा जो दबे हुए इरादे थे या जो हिडन टैलेंट्स अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, हमें जिनका पता नहीं है, जो सिर्फ इस इंतज़ार में कि कोई आगे आए और हमें लीड करे। हमें कराची से, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और बहुत बैकवर्ड एरिया से भी, दीर स्वात से भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हम वहाँ पे भी टूर्स कंडक्ट कराएं और वहाँ के जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करें और उस एरियाज़ की हम ब्यूटी दिखाएं और पाकिस्तान का टूरिज़म और प्रमोट करें इस चीज़ से। तो इससे फ़र्क तो काफ़ी पड़ा इंशाअल्लाह ताला। अभी हम लोकल टूर्स भी अरेंज करेंगे इसी मकसद के लिए, ताकि थोड़ा स्पोर्ट्स और बूस्ट अप हो हमारा। गुलफशा कहती हैं कि साइकिल पर इस कामयाब सफ़र और इसके बाद मिलने वाली पजीराई के बाद अब वो मज़ीद इलाकों में जाने की ख्वाहिश रखती हैं। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो एक मिसाल कायम कर दी है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर कुछ बहुत बड़े बड़े टूर्स करें और अराउंड द ग्लोब ट्रैवल करके हम लोगों को यही मैसेज कन्वे करें कि पाकिस्तानी ख़वातीन के अंदर ये गट्स हैं कि वो लोग अकेले इस तरह से और इतने बड़े बड़े टूर्स पे जा सकती हैं। बट द सेम रीज़न हम लोगों को स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी उसके लिए। पाकिस्तान की इन दोनों बासलाहियत ख़वातीन का कहना है कि अगर हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से उनकी हौसला अफजाई और मुआवनत की जाए तो वो मुल्क के दीगर हिस्सों और दूसरे ममालिक में भी सफ़र करके नौजवान पाकिस्तानी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती हैं। We love Pakistan. It's awesome. The mountains are awesome. The peaks are awesome. The highways are awesome. The lakes are awesome. The people are awesome. And Pakistan. We love Pakistan. समर और गुलफशां के अलावा पिछले साल ज़ीनत इरफान ने अपनी मोटर बाइक पर लाहौर से वादी कश्मीर और फिर खंजराब तक का सफ़र करके दुनिया को हैरान कर दिया। अब यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। साइकिल चलाने सीखना आसान काम है या मुश्किल, इसका फैसला होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वाशिंगटन एरिया बाइसिकल एसोसिएशन या वाबा के मुताबिक इस शहर में बाइसिकल चलाने वालों में खवातीन का तनासुब सिर्फ 26% है। इस तादाद में इजाफा करने के लिए ये इदारा हर उम्र के लोगों को बाइसिकल चलानी सिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि बड़े होकर बाइसिकल चलाना सीखना कितना मुश्किल काम है। इसका जवाब जानने के लिए चलते हैं साकिबुल इस्लाम के साथ। Was that your first time riding? Yeah. Seriously? Oh my God. Okay. Try to stop and reset. And then just glide in. ये स्टूडेंट्स इस उम्र में बाइसिकल चलाना सीख रहे हैं, जबकि बहुत से तजुर्बाकार बाइसाइकिलिस्ट इसे छोड़कर कोई आसान एक्टिविटी तलाश करते नजर आते हैं। Stop, put your feet down, reset. ये है वाशिंगटन एरिया बाइसाइकिल एसोसिएशन की एडल्ट बाइसाइकिल क्लास, जहां बड़ी उम्र के बच्चों को बाइसाइकिल चलाने के कवानीन बताए जाते हैं और इन्हें बाइसाइकिल चलानी सिखाई भी जाती है। Eyes up, big stop. Yes, good. There you go. You're gliding. Okay, now reset, reset. हमारे पास 70 साल की उम्र के स्टूडेंट्स भी बाइसिकल चलाना सीखने आते हैं। आरियल यहाँ स्टूडेंट्स को बाइसिकल चलाना सिखाती हैं। I think we have this myth in the US. ख्याल किया जाता है कि अमेरिका में हर शख्स बाइसिकल चला सकता है, लेकिन सच ये है कि मैं यहाँ बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कभी बाइसिकल चलानी सीखी ही नहीं। स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में बाइसिकल चलाने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बाइसिकलिस्ट की तादाद साल 2008 में 5.25 करोड़ से साल 2014 में 6.25 करोड़ तक पहुँच चुकी है। लेकिन फिर भी इमिग्रेंट्स की अक्सरियत पर मुश्तमिल एक बड़ी तादाद में बाइसिकल चलाने या सीखने का रवाज नहीं। बाइसिकल सीखना कितना मुश्किल है, ये पूछेंगे हम एलिजाबेथ मर्फी से जो हमारे साथ है। थैंक यू एलिजाबेथ फॉर गिविंग अस टाइम एंड आज आपकी क्लास कैसी जा रही है? Going very well. बहुत अच्छी, मजेदार। यहाँ उस्ताद अच्छे हैं।
एलिज़ाबेथ, आपने बचपन में बाइसिकल चलानी सीखी और फिर भूल गई। क्या इस उम्र में बाइसिकल चलाना सीखना मुश्किल है? मेरे ख्याल में बचपन की निस्बत आपका कद बढ़ जाता है तो गिरने का खतरा भी कि आप जोर से गिरेंगे और चोट लगने का डर लगा रहता है। तवाज़ुन कायम करना सबसे मुश्किल मरहला होता है। ऑरेल कहती हैं कि अगर डर और खौफ ना हो तो बाइसिकल 30 मिनटों में सीखी जा सकती है। बड़ी उम्र में नई चीजें सीखना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग 30 मिनट में तो कुछ 2 हफ्ते बल्कि उससे भी ज्यादा वक्त में सीख पाते हैं। हम पहले उन्हें बगैर पैडल के साइकिल पर बैलेंस करना सिखाते हैं, फिर एक पैडल के साथ वो कंट्रोल करते हैं और आखिर में दोनों पैडल्स पर वो मजे करते नजर आते हैं। सबसे पहले हेलमेट पहने, ये जरूरी है। फिर बाइसिकल को चलाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें। तो आज इस क्लास में आकर ये तो पता चल गया कि उम्र चाहे कुछ भी हो, बाइसिकल सीखना मुश्किल नहीं। और ये ना सिर्फ एक अच्छी वर्जिश है बल्कि पैसे की भी बचत है। तो क्या ख्याल है आपका? कब जा रहे हैं बाइसिकल सीखने? We have here Rabia with us. Rabia, how's your class going today? Awesome. It's been a great. बहुत अच्छा। पिछले साल भी मैंने कोशिश की थी मगर मैं गिर गई और अब मैं फिर कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ जेसन भी है जिन्होंने अपनी बीवी के कहने पर बाइसिकल सीखने की क्लास ली है। Definitely the wife's pressure. मेरी बीवी चाहती है कि हम मिलकर बाइसिकल चलाया करें। उसे तो आती है लेकिन मुझे यहाँ आकर सीखना पड़ा। खैर, मजा आ रहा है। तो जनाब, साबित हुआ कि बाइसिकल सीखना या कुछ भी नया करना हो तो इसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं। सिर्फ 30 मिनटों में आप भी बाइसिकल चलाना सीखकर इसे काम में ला सकते हैं और मशगले के तौर पर एंजॉय भी कर सकते हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अब इस तरह के बाइक शेयरिंग के प्रोग्राम्स बहुत आम हो चुके हैं। लोग इनकी सालाना मेंबरशिप ले सकते हैं और ये बाइक जब चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर शहर में जगह जगह लगे इस तरह के मखसूस स्टैंड्स पे इन्हें छोड़ सकते हैं। बाइसिकल तो वैसे ही इंसान को आज़ादी का एहसास दिलाती है। इन प्रोग्राम्स का फ़ायदा ये है कि फिर ये मोटर बाइक, बाइसिकल या गाड़ी खरीदने की कैद से ही इंसान को आज़ाद करा देते हैं। तो आज के शो में हमने आपकी मुलाकात करवाई कुछ खवातीन मोटर बाइक और बाइसिकल राइडर से। कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? हमें फेसबुक और ट्विटर पे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।